Hello student, I Ranu Sharma welcomes all in this video. In this video we are talking about structure analysis. तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में, स्ट्रक्चर एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस, और हमें क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन। ये सब चीज़ें हम आगे इस वीडियो में और आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये है हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस, और स्ट्रक्चर एनालिसिस से सबसे पहले आप एक एक छोटे छोटे एलिमेंट को आपको समझना पड़ेगा। मतलब कि स्ट्रक्चर एनालिसिस किस किस से मिलकर बना, स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या करना है हमें, और जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस के और कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको जानने होंगे, तभी आप आगे फर्दर जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्या आगे पैरामीटर है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट, वो सब चीज़ें आगे चल के आप समझोगे धीरे धीरे। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। पहले बात करें कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, तब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या करना है और क्या होता है। सबसे पहले हम जाने कि स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारा पहला अगर ये बेसिक फंडामेंटल जो होना चाहिए टॉपिक वो होना चाहिए पहले व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है पहले ये जानते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेंबर्स या सेवरल एलिमेंट, सेवरल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है कि सेवरल मेंबर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेंबर्स। तो सेवरल मेंबर्स में क्या हो सकते हैं, सेवरल मेंबर दैट इज कॉलम, बीम, ट्रस, स्लैब, फाउंडेशन एंड सो ऑन। तो दैट फुलफिल ए डिजायर, एक डिजायर कह सकते हैं कि किसी प्रोविजन के लिए हमें बनाया गया है, किसी फुलफिलमेंट के लिए। तो वो क्या करता है कि कोई स्पेसिफिक कोई टास्क होता है उसे बनाने के लिए, या तो कह सकते हो कि कोई रिक्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए हम इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन कहो तो ज़्यादा ठीक है। स्ट्रक्चर द सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स बता रहा है कौन कौन से मेंबर्स कैसे हो सकते हैं। सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर, so it fulfill the all specific needs, specific need को ये fulfillment करता है। तो क्या है कि स्ट्रक्चर ये है हमारा। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस ये है कि अभी आपको क्या करना है कि आपको जो है स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता चला कि स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ वर्टिकल मेंबर एंड एज वेल एज हॉरिजेंटल मेंबर। तो वर्टिकल मेंबर, हॉरिजेंटल मेंबर, तो सबका तो कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा लगाने का। हॉरिजेंटल मेंबर क्यों हमने यूज करा, वर्टिकल मेंबर हमने क्यों यूज करा, सबका तो एक स्पेसिफिक रीजन होगा। तो स्पेसिफिक रीजन होगा, तो स्पेसिफिक रीजन क्या होगा, लोड रजिस्ट कर रहा होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर हम देखा जाए एक तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर मानिए है, उस पर लोड लग रहा, तो लोड क्या होता है कि उसके मटेरियल से ट्रांसफर होते हुए जो इसकी स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस आपको पता होगा, स्टिफनेस जो होती है उस मटेरियल की, स्टिफनेस से ट्रांसफर, स्टिफनेस की प्रॉपर्टी के द्वारा वो ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होकर फर्दर वो कहाँ चला जाता है, नीचे फाउंडेशन में, और वहाँ से फर्दर वो चला जाता है सॉइल में। तो कुल मिला के जो लोड पड़ता है, तो लोड बियरिंग के लिए हमारा लोड बियरिंग जो रजिस्ट कर पाए लोड को, इसके लिए हम स्ट्रक्चर के अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स को लगाते हैं। वो होता है एज पर या अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लोड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें वो करता है, डिपेंड करता है। तो अब हम आते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस is to determine the member forces and other parameter so as shear force, bending moment, slope of any structure by using different methods, ठीक है। अलग अलग मेथड से आप किसी भी स्ट्रक्चर का आप किसी भी मेथड से, मेथड बाद की बात है कौन से मेथड यूज होगा, किसी भी मेथड से जो है आप क्या कर रहे हो कि स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर का मेंबर फोर्स निकाल रहे हो, रिएक्शन निकाल रहे हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, शियर फोर्स निकाल रहे हो। ये सब पैरामीटर जिसको अननोन पैरामीटर बोलते हैं, ये सब पैरामीटर आप निकाल रहे हो। तो वो किस में आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। मतलब आप स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल वेरिएबल्स या ऑल अननोन, सारे अननोन की मैग्नीट्यूड। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, कोई एक सिंपली सपोर्टेड मैं बना दे रहा हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड ए बी एक हमारे पास बीम है, उस पर लोड लगा है P, गिवन लोड है P। तो P अगर किलो न्यूटन या न्यूटन में जो भी हो, P लोड है और ए बी एक हमारे पास बीम है। तो ए बी बीम पे जब लोड लगेगा तो सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगा। तो हमारे पास नोन जो पैरामीटर है इसमें, नोन क्या है? P। नोन हमारे पास है P और लेंथ इसका मान लो नोन है, मान लो गिवन लेंथ है L है नो। तो जब इसका हम देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का इसमें रिएक्शन आएगा। ए और बी पे मान लो इसको कहो VA और इसको कहो VB आएगा ये। तो अगर बीच में लगा होता तो P/2 होता, अगर ये L/2 होता तो, अगर ये L/2 होता तो P/2 ये होता और P/2 ये होता। तो आप देखोगे इस वाले में कि जो अननोन है आपका, अननोन कितने हैं आपके यहाँ पे? अननोन आपके दो है, कौन कौन से? VA और VB। VA और VB अननोन ही आपको ढूंढना है। तो VA और VB जब अननोन आप ढूंढ रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस इज द मेथड टू डिटरमाइन ऑल अननोन इन द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड्स, एनी सुटेबल मेथड। तो किसी भी सुटेबल मेथड से आप जो है इसमें जो है आपको अननोन ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक बात क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी के क्रम में, स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्रम में, सबसे पहले अब देखोगे कि आपने मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि रिएक्शन निकालते हैं, सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने का जो तरीका है तो उसमें क्या है, आपने एक सुना होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अगर कोई स्ट्रक्चर है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा? अगर कोई स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, ये भी एक बीम है, ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें दिख भी रहा है क्योंकि ये सपोर्ट देख रहे हैं, फिगर जब बन गया इसका तो मुझे दिखा कि A और B पे ये पूरा सपोर्टेड है। ठीक है, एक सपोर्टेड है, L लेंथ है इसका, P लोड लगा है, पूरा वेल अरेंज दे दिया है, इसके मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब बना होगा, इसका तो कोई लिमिटेशन या इसका कुछ वो होगा कि ये थ्योरी है, ये प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना हुआ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने रहने के लिए क्या है कि द ऑल वर्टिकल forces whether it is downward or upward, all vertical forces in a member of that structure क्या होना चाहिए? should be equal to 0। मतलब कि the summation of all the vertical forces upward and downward should be equal to 0 in that member। तो ये तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वर्टिकल फोर्स का कि अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, टूट नहीं रहा है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सीधा ऐसे है जैसे बना था वैसे ही है, टूटा नहीं है, तो इसके मतलब कि जो भी वर्टिकल इसमें फोर्सेस थे, चाहे अपवर्ड थे चाहे डाउनवर्ड थे, उनका अगर सबमिशन किया जाए, उनको अगर जोड़ा जाए तो उनका जोड़ने पे जो भी टोटल आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो उसको हमने कहा सबमिशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ये तो एक था हमारा। दूसरा एक कहता है कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी मेंबर या फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी स्ट्रक्चर, all the summation of all horizontal forces should be also equals to 0। मतलब कि अगर यहाँ पे एक हम लगा दिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक, अगर यहाँ पे गिवन होता H गिवन होता 10 किलो न्यूटन और इधर से कुछ नहीं है, रिएक्शन लग ही नहीं रहा, तो क्या होता? ये 10 किलो न्यूटन से इधर ये चला जाता, ये इधर क्या होता कि सिंक हो जाता, 10 किलो न्यूटन की वजह से इधर सिंक हो जाता, यहाँ से कहीं यहाँ चला जाता ना, डेविएट हो जाता। तो इसके मतलब क्या है
कि अगर इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो आप कॉमन सेंस की बात है कि आप क्या करोगे। आपको मैं कह दूं कि इसको अब स्टेबल कंडीशन में रखिए और 10 किलो न्यूटन का हमने लोड इधर अप्लाई कर रखा है, तो आप क्या जानो आप करोगे, या तो आप यहाँ रिएक्शन ढूंढो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना लग रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, मैं आपसे कह दूं कि एडिशनल आपको खुद लगाना है, ऐसा कुछ लोड लगाइए और ऐसे डायरेक्शन में लगाइए कि स्टेबल कंडीशन में हो। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा क्या करोगे, 10 किलो न्यूटन का इधर से भी लगा दोगे, इससे क्या होगा, स्टेबल हो गया। तो इससे आपने इससे कुछ आपको पता चला होगा कि आप 10 किलो न्यूटन जो था, ये इसका एरो इधर था, इसका एरो था लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो ये क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट को आपको बट ऑब्वियस की नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं, दोनों को अगर ऐड करें तो 0 आ गया। इसके मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का केस या स्टेबल कंडीशन तब होगा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ ऑल द डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। मींस दैट कि ये भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि भैया इसका जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम्मिशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब एक तीसरा क्या है, यही मान लीजिए यही एक मेंबर है, तो इसी मेंबर में अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो देख रहे हो कि कहीं बेंड तो हो नहीं रहा है। तो बेंड क्यों नहीं हो रहा है, अगर मान लो हम इधर से इसको बेंड करा देते तो कुछ ऐसे चला जाता, कुछ ऐसा चला जाता, बेंड होता तो ऐसे चला जाता। अब मैं तो इसको बेंड ऐसे करने के लिए इसको तो कैसे हुआ होगा, इसमें कोई हो सकता है कि हमने क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर दिया, क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर दिया, क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया, तो ये स्टेबिलिटी खत्म हो गई। अब मैं आपसे कह दूं कि एडिशनल आप जो है इसमें ऐसा मोमेंट अप्लाई कर दीजिए एडिशनल अपने मन से कि ये फिर से स्टेबल हो जाए। तो क्या करोगे, कॉमन सेंस की बात है कि आप करोगे यहीं पे एंटी क्लॉकवाइज लगा दो उतना ही मैग्नीट्यूड का, यही एंटी क्लॉक लगाओगे तो ये फिर ऊपर से इसको पुश करेगा, इसको बेंड करके फिर यहीं लेते आएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कि एम हो गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इन दोनों का सम्मिशन करो, अब ये जब ये एंटी क्लॉकवाइज लगाए तो फिर से यही पुराने स्टेज में आ गया ना ये। अब जब ये पुराने स्टेज में आ गया तो अब आप देखोगे कि इस क्लॉकवाइज को अगर एम लिखते हो, एम लगा था, एम यूनिट क्लॉकवाइज मोमेंट लगा था, ठीक है, एम यूनिट क्लॉकवाइज मोमेंट लगा था, उसको आपने पॉजिटिव माना, ठीक है। और इसी में जोड़ना किसको है, इसी एम यूनिट को, क्योंकि ये तो अब स्टेबल हो गया ना। तो जोड़ के देखते हैं स्टेबल होने का कैसे हुआ है स्टेबल, देखते हैं इसका दोनों का सम्मिशन क्या होता है, जोड़ क्या होता है इसका। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज एम को क्या लिखोगे, माइनस एम लिखना पड़ेगा ना एंटी क्लॉकवाइज को। अब दोनों को जोड़ के देखते हैं तो सीधा सीधा देख रहे हो 0 आ रहा। मीन्स दैट क्या है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द एनी स्ट्रक्चर द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, ये होगा ना। तो द समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दैट मेंबर शुड बी इक्वल टू 0, ये आपका हो गया समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0, ये तीसरा। अब इसी को बोलते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द मेंबर या स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, 3, 1 2 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट सीधा सिंपल सा किसमें करते हैं, रिप्रेजेंट हम सीधा सीधा इसको करते हैं ई से, ठीक, ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पूछें कि किसी मेंबर में ई क्या होता है, ई मतलब है 3, ई मीन्स 3, 3 कौन से, 1 2 और 3, ये हो गया। अब अगर हम देखें, अब देखो, अब बात करें अब स्ट्रक्चर एनालिसिस की। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब मैंने बताया कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, एक मेथड है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कोई भी अननोन चीजें, अननोन वेरिएबल डिटरमाइन करने के लिए है। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो आप जब यहाँ अननोन ढूंढ रहे थे तो अननोन कौन कौन से निकल के आए थे, वी ए और वी बी। तो वी ए और वी बी कैसे आपने निकाला, एक बार निकाल के चेक करते हैं कैसे निकालोगे। तो हम अगर मान लीजिए कि अननोन ढूंढते हैं, तो अननोन इसमें ढूंढे, तो अननोन हमारे पास कौन कौन से हैं, सपोर्ट रिएक्शन इसके अननोन है, वी ए और
Vb, तो इसको ढूंढते हैं। अब इसको ढूंढेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे बी पे मोमेंट मान ले लें, बी पे मोमेंट ले लें, तो बी पे मोमेंट ले लें पहले। तो कहते हैं कि समीशन ऑफ all the moment at any point of that member should be equal to 0। तो कोई पॉइंट मतलब पॉइंट बी ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते थे आप, बीच में कोई पॉइंट ले लेते, तो बीच में पॉइंट लेते तो इधर से भी इस पे मोमेंट लेते और इधर से भी मोमेंट लेते, दोनों जोड़ देते। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक किनारे ले रहा हूँ ताकि सारे लोड एक ही तरफ हो जाए लेफ्ट साइड, या तो इधर ले लेते तो सारे राइट साइड हो जाते। ठीक है, तो कोई पॉइंट ऐसा ढूंढो कि सारे जो फोर्सेस हैं इन्वॉल्व, फोर्सेस इन द टर्म ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एंड इन द टर्म ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस पी, तो सारी चीजें एक ही सेक्शन में, एक ही आइदर लेफ्ट और राइट जो है इन्वॉल्व हो जाए। तो हमने कहा जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया वो पॉइंट हमने बी सेलेक्ट किया, तो हम सब एम भी देखते हैं कितना होगा। और अगर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समीशन ऑफ एम बी शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ये होता है ना फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे वी ए मल्टीप्लाइड बाई एल, वी ए मल्टीप्लाइड बाई एल, और ये क्या है, वी ए की वजह से ये क्या होगा, बी पे कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम देखो यहाँ पॉजिटिव रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद P इंटू ये डिस्टेंस L/2, और ये ऐसे जाएगा ना, P ऊपर से आ रहा है इधर जाएगा तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस में, कितना रखना पड़ेगा, P मल्टीप्लाइड बाई L/2। दो ही लग रहा ना, एक लोड और ये दो लोड, दो ही तो लोड है जो यहाँ पे एक्ट करेगा एज टर्म ऑफ मोमेंट, तो ये टोटल हो गया 0, यही होगा। अब देखते हैं तो ये क्या हो गया, वी ए इंटू एल इज इक्वल टू क्या होगा, PL/2, माइनस को उधर भेज दिए प्लस PL/2 हो गया, हो गया। अब आप क्या करेंगे, वी ए इज इक्वल टू निकालेंगे, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचा P/2। तो आपको पता चल गया एक वेरिएबल आपने पता लगा लिया, आपने एक वेरिएबल पता लगा लिया, कौन सा वेरिएबल, वी ए। अब आपको पता क्या लगाना है, वी पता लगाना है। तो जो अब समझ लो कि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपने एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया और आपको एक वेरिएबल पता चल गया वी ए। अभी आपको क्या पता लगाना है, वी बी। तो वी बी के लिए दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाते हैं, कौन सा, समीशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0। तो समीशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0 करें यहाँ पे, तो समीशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0 करोगे, मतलब क्या कहता है ये कहता है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दैट बीम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दैट स्ट्रक्चर द समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है P और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा VA और ये है VB, मतलब ये है इन द टर्म ऑफ सपोर्ट रिएक्शन और इन द टर्म ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ VA प्लस VB माइनस P इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो क्या। अगर अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड रिएक्शन या फोर्स को मैं पॉजिटिव लेके चलूँ तो VA और VB अपवर्ड है, ऊपर नीचे से ऊपर लग रहा है VA VB, और डाउनवर्ड को तो माइनस लेना ही पड़ेगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। ये क्या कहता है, ये थ्योरी कहती है ना यही। तो इसके मतलब क्या है कि VA प्लस VB इज इक्वल टू P, और आपको पता है VA की वैल्यू जो है P/2, तो आप यहाँ लिखो P/2 प्लस VB इज इक्वल टू P। तो यहाँ सॉल्व करोगे फर्दर तो आप देख रहे हो कि यहाँ आ रहा है P/2 आ जाएगा। तो इसके मतलब आपने दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज किया, कौन कौन सा, ये दोनों, और इन्हीं दोनों से दो वेरिएबल आपका निकल गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कैसे यूज करते हैं, मतलब ई का यूज करते हैं जिससे स्ट्रक्चर की एनालिसिस होती है। बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि एनालिसिस तो कर रहा है स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन पहले ये तो देख लें किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो पहले टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप अगर स्ट्रक्चर का पता रहेगा तभी तो एनालिसिस करेंगे। आप जान लीजिए आपको करना है पूरे सेमेस्टर में, या फिर ये जो पूरा जो ये आपका सिलेबस है स्ट्रक्चर एनालिसिस, अभी जो फिलहाल जो ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको डिटरमाइन ही करना है, अननोन्स की डिटरमाइन करना है। तो वो कैसे हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फोर्स, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, यही सब आपको डिटरमाइन करना है, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप,
इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द मेंबर। ये सब चीजें जैसे ट्रिगोनोमेट्री के जियोमेट्रिकल रूल से और ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से आपको यही सब आपको डिटरमाइन करना है। मतलब कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होंगे और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग मेथड होंगे। तो सारे अलग अलग मेथड का यूज करके हम अलग अलग मेथड का यूज करके डिफरेंट, तो हम क्या कर रहे हैं कि डिटरमाइन कर रहे हैं अननोन की। तो अननोन की जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये देखना पड़ेगा किस टाइप का अलग अलग स्ट्रक्चर है और कौन कौन सा मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड एंड अकॉर्डिंग टू टाइप हम क्या करेंगे, अलग अलग एडाप्ट करेंगे, अलग अलग मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग मेथड को सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग मेथड किस टाइप के कौन सा मेथड हमें सेलेक्ट करना है, इसके लिए एटलीस्ट हमें ये तो जानना होगा कि कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर होंगे जिससे कि हम एक रिलेवेंट मेथड सेलेक्ट कर पाए और फर्दर हम एनालिसिस कर पाए उस पर्टिकुलर जो भी करना है मेंबर फोर्स या फिर जो भी उसमें एनालिसिस करनी है, जो भी डिटरमाइन करना वो डिटरमाइन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन या रिलेवेंट मेथड्स। तो अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में मेनली अगर बात किया जाए, अगर हमें सिविल इंजीनियरिंग के उस पर्सपेक्टिव में भी आप पे बोलता हूँ, तो हम क्या करेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आपको जो है टाइप इसके बेसिकली दो तरह के जो मेन टाइप होंगे जिसके अंदर ही सारे सब टाइप आएंगे, वो टाइप मैं बता रहा हूँ। एक होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड सेकेंड टाइप है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसी में डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट में एक होता है स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एक होता है काइनेमेटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हम अभी स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की पूरी बात करेंगे। स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर? तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होगा कि in determinate structure the unknown can be determined by using simple static equilibrium equation। मतलब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हम जो भी अननोन्स को हम निकालना है, डिटरमाइन करना है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं आप सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से। मतलब कि आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब मैं बताया ना, ई बोलते हैं। ई कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? ई होता है एक समीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, एक होता है समीशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0 एंड एक होता है समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे तीन होते हैं इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में अगर कोई अननोन आपको ढूंढना है तो आप सिंपल सा यही तीनों आप इक्वेशन यूज करके आप उस अननोन को निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। ये होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी आप सीबीएस एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था, ए बी एक बीम था सिंपली सपोर्टेड, तो उसमें अननोन क्या क्या थे? वीए और वीबी दो सपोर्ट रिएक्शन थे जो अननोन थे, जिसको आपको निकालना था। तो आपने, अगर आपको अभी याद हो, तो अपने कौन कौन सा यूज किया? समीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। मीन्स कि आप इसी दोनों इक्वेशन से ही अननोन को निकाल लिए। तो वो किस तरह का वो रहा होगा, वो किस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर रहा होगा ना, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर रहा होगा, क्योंकि आपने जो है इसी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही उसमें जितने अननोन थे आपने फाइंड कर रखे। तो उसी तरह होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अनलाइकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर where the number of unknown cannot be found by using static equilibrium equation।
बात समझे कि यहाँ पे या तो दूसरे शब्दों में कहो, इन द अदर वर्ड indeterminate structure is the structure in which the unknown is to be determined by using additional अदर इक्वेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि अदर एडिशनल इक्वेशन से जो है हम उसमें जो है जितने अननोन रहेंगे उसको निकाल पाते हैं। एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इट रिक्वायर एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन या एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड। अब वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है चाहे जो भी इक्वेशन हो, मतलब उसमें एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारे पास अभी कौन कौन से स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? 3। तो जब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको और अलग से एडिशनल कुछ भी और रिक्वायर होगा, और एडिशनल हो सकता है कोई लिमिटेशन या कोई और प्रिंसिपल आप यूज करो तो किसी और प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अलग अलग मेथड है उसके, अलग अलग मेथड से जो है हम अलग अलग मेथड से, बहुत सारे मेथड है वो आगे वाले जब एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ोगे तब आपको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है और उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं इस पे देखना है। तो उसमें अलग अलग मेथड का भी यूज करना पड़ता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब डिटरमिनेट, अब आपको करना क्या है, अभी आप जान गए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस करनी है तो पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा मेथड, तो मेथड के लिए आपको जानना होगा कौन सा टाइप होगा। तो टाइप में हम बताएं कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, अब फर्दर हम ये करते हैं कि अब आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है किसका, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे वो प्रॉब्लम कैसे हो गए, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम हो गए। और आगे जब एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम जो मिलेंगे वो प्रॉब्लम होते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के। तो फिलहाल हम बात किस पे करते हैं, सारा कंसंट्रेशन हम लगाते हैं अभी फिलहाल कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कि व्हाट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और इसको फर्दर और इसको ज्यादा एलोबरेट करते हैं कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है, अब इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सब पता लगाते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि डिटरमिनेट कौन सा है, इनडिटरमिनेट कौन सा है। मेरे को तो मैंने तो आपको बताया कि इसके एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं, कैसे आप जानोगे। कोई पूछे कि व्हाट इज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर तो आप बोलोगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर पोल। लेकिन आपको कैसे पता कि नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड हैं कि नहीं है, इसके लिए भी तो कुछ मेथड होंगे जो इसको जस्टिफाई करता हो कि डिटरमिनेट कौन सा है और इनडिटरमिनेट कौन सा है। तो इसके लिए भी मेथड है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा डिटरमिनेट में जाएगा और कौन सा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जाएगा। तो इसी कड़ी में एक बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जान लो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या करेंगे कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि ये टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है कि जिससे हमें पता चलता है कि जब हम फर्दर स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि the static equilibrium equation is sufficient for the determining of the member force of the structure। और indeterminate structure में क्या है कि number of additional equation required for the determining of the member force। लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि whether the additional equation required or not। तो ये इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी मेथड है जिससे पता चले कि डिटरमिनेट कौन सा है, विच इज डिटरमिनेट एंड विच इज नॉट टू बी डिटरमिनेट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बता रहे थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम ये तो जान लें कि कितने टाइप अननोन होते होंगे। जैसे आपको जब अभी एक जब बता रहा था प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड का, तो आपने देखा था वहां पे ये रोलर सपोर्ट था, सिंपली सपोर्ट था, ये रोलर सपोर्ट था। तो आपने देखा यहाँ ए और यहाँ बी और बीच में ये लोड लगा था पी। तो जब आपने देखा यहाँ पे तो ये जो सिंपली सपोर्ट था, तो सिंपली सपोर्ट में देखा आपने क्या बना दिया, यहाँ पे आपने कहा कि ये रिएक्शन यहाँ होगा बी ए और यहाँ पे रिएक्शन होगा बी बी।
और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल जो वो होगा रिएक्शन होगा वो HA होगा। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे HB नहीं होगा, ठीक है, यहाँ HB नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो ये इसके लिए आखिर कुछ तो थ्योरी होगी, कोई प्रिंसिपल होगा जिसकी वजह से हमें पता पहले चल जाता है कि कितने नंबर्स ऑफ रिएक्शन या नंबर्स ऑफ कितने हमारे पास अननोन है। क्योंकि हमें क्या करना है कि नंबर हमें करना स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन्स। तो अननोन्स को डिटरमाइन करना है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कोई भी अगर एक प्रॉब्लम है तो कितने अननोन है, नंबर्स ऑफ अननोन हमें पता लगना चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन के लिए क्या है कि यहाँ पे आपने लिखा HA, BA और BB, आपने HB नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा? ये इलुबरेट करता है फर्दर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वाइंट में, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सपोर्ट में हमारा कितने टाइप के अननोन हो सकते हैं, कितने टाइप के अननोन हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ज्वाइंट या एनी सपोर्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी सपोर्ट। तो किसी भी सपोर्ट का नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं अलग अलग पहले बता देता हूं कि किस सपोर्ट का कितना होगा। सबसे पहले आप सपोर्ट जान लीजिए कि सपोर्ट कौन कौन से होते हैं। तो एक पहला जो सपोर्ट है आपका, पहला सपोर्ट आपका, पहले सपोर्ट देख लेते हैं कि सपोर्ट कौन कौन से होते हैं, फिर सपोर्ट से हम जानेंगे कि अननोन्स उस पे कौन कौन से आते हैं। तो सपोर्ट्स की बात करें तो पहला हमारा जो सपोर्ट है वो आपका कौन सा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट है। मैं फिगर भी बना देता हूं कि फिक्स सपोर्ट दिखेगा कैसा आपको। तो फिक्स सपोर्ट है, बिल्ट इन होता है, उसका जो एंड होता है वो रिजिडली बिल्ट इन होता है। ये मानिए दोनों ए और बी आपने बिल्ट कर दिया है बिल्कुल, तो रोटेशन इसमें रिस्टेंड हो गया, मतलब रोटेशन इसमें करवा ही नहीं सकते बिल्कुल। दूसरा आपका है हिंज, हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट जो होगा आपका वो कुछ ऐसा फिगर में रहेगा, ये मतलब कि हिंज है, ठीक है। थर्ड वाला है आपका रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में जो है ये आपका होगा, ये आपका होगा साइन रोलर सपोर्ट का, कुछ ऐसे बना रहेगा, या तो रोलर सपोर्ट ऐसे भी बना रह सकता है कभी कभार। ये सब है रोलर सपोर्ट। अब जब हम बात करते हैं कि अब इससे कैसे हमें पता चलेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और कितना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इन पार्टिकुलर सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट में नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बताता हूँ कितने मोड के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले फिक्स सपोर्ट की बात आई, तो इसमें मैं देखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितने हो सकते हैं। देखिए ये जो होता है फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट में क्या होगा कि ना तो आप इसको मोमेंट दे पाएंगे, ना तो इसको बेंड कर सकते हैं, ना तो इस पे वर्टिकल रिएक्शन दे पाएंगे, और ना तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जो है, जब इस सपोर्ट पे रिएक्शन कौन कौन सा आएगा, पहले ये तो जान लें कि रिएक्शन जब बिल्ड कर दें बिल्कुल, तो रिएक्शन कौन कौन सा आएगा। ना इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, ना तो वर्टिकली मूव कर सकते हैं, ना तो बेंड कर सकते हैं। मतलब ये तीनों टाइप के रिएक्शन या तीनों टाइप के, तीनों डायरेक्शन या तीनों टाइप के उसको लोड को लेने में ये वो है, कैपेबल है। तो इसके मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल भी आता है और वर्टिकल भी आता है और मोमेंट भी आता है। मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है ना। मतलब ये 3 डायरेक्शन में हम इसको रजिस्ट करा सकते हैं, तीनों तरह से रजिस्ट करा सकते हैं। मूवमेंट भी ये रोकता है, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये तो इसका रजिस्टिंग होता। ये इसमें क्या होगा? हिंज में, हिंज में क्या होता है, हिंज क्या करता है कि रोटेशन में वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कब्जा, हिंज जैसे कि दरवाजे में लगा होता है कब्जा, उसको आप क्या कर सकते हो, फ्री टू रोटेट होता है ना, 360 डिग्री चाहो तो कब्जे के अराउंड उसके घुमा दो, तो उसमें क्या होता है, बेंड नहीं हो पाएगा। क्या किसी हिंज लगे हुए दरवाजे को आपको कहते हैं मोड़ दें यहाँ से, हिंज से मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा, वो जैसे मोड़ने की कोशिश करोगे वो घूम जाएगा लेके, तो घूम जाता है, मतलब मोमेंट वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो बचता क्या है? बचता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये हो गया 2। उसी तरह आप बात करोगे किसमें,
रोलर सपोर्ट में, रोलर सपोर्ट पे देखोगे कि आप अगर रोलर सपोर्ट को अगर हॉरिजॉन्टली पुश करो तो क्या होगा, ये पुश हो जाएगा, किसी एक तरफ स्लाइड कर जाएगा एक तरफ, ठीक है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं हो पाता है, इसमें कोई भी वो नहीं रहता है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ले पाए, ठीक है ना। और मूवमेंट भी बेंड भी नहीं कर पाओगे, बेंड करोगे अगर इसको कहीं से बेंड करते हो, टेढ़ा करते हो, तो इसमें पहिए चूंकि लगे हैं तो ये टेढ़ा होगा नहीं, सीधा हो जाएगा, पहिया आगे पीछे चला जाएगा, जैसे हिंज में तरह काम करता है। इसमें बस क्या कर सकते हो आप, वर्टिकली इसमें रिएक्शन दिला सकते हो, मतलब एक मोड है इसका। तो इसमें जो है टोटल एक है। तो यही आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपकी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये आपकी है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जान गए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को और इसको हम अगर इसमें जोड़ के देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में जोड़ के देखें तो अब कैसे जोड़ते हैं इसको, अब इसके बाद मिटा के मैं बता देता हूँ आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा और कौन कौन से इसको रोक सकता है। तो आपने देखा ये 3 तरीके का इसमें है, 2 तरीके का इसमें है, 1 तरीके का इसमें है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। अभी तो आपने देखा अलग अलग जो है सपोर्ट्स जो है, ये सपोर्ट का मैंने वो बिहेवियर बताया कि सपोर्ट जो है 3 तरह रजिस्ट कर पाता है, तो रजिस्ट कर पाता है, तो रजिस्ट करेगा इसके मतलब ये डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेने के लिए भी बहुत मच कैपेबल है, मोमेंट लेने के लिए मच कैपेबल है, एंड वर्टिकल रिएक्शन लेने के लिए मच कैपेबल है। तो मच कैपेबल है तो डिस्प्लेस किधर से होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो या अननोन कर सकते हो, अननोन डिस्प्लेसमेंट, अननोन पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट को ही आप बोलते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी आप बताए डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोलते हैं, ये मैं और बता देता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही बोलते हैं और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी एट एनी ज्वाइंट या एट एनी सपोर्ट। तो इसमें कितने तरह के डिस्प्लेस होंगे इसमें, तो आप पहले आओगे, यहां मैं लिखता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम हार, पहला मैं लिखता हूं फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को कितने तरह से डिस्प्लेस करवा सकते हो, तीनों तरीके से डिस्प्लेस नहीं होगा ना, नहीं होगा, तीनों तरह रजिस्ट कर पाता है, डिस्प्लेस होगा नहीं किसी तरफ से, क्योंकि हमने स्ट्रांगली इसको बिल्ड कर दिया है, इसको एकदम जकड़ लिया है। तो ये क्या होगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 0 होगा। 3 - 3 कर दो, 3 में से इन सबको घटा दो, पता चल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो 3 - 3 हो गया। अब 3 - 2 और 3 - 1। उसी तरह दूसरा आप देखोगे हिंज के लिए, हिंज के लिए क्या होगा, हिंज सपोर्ट के लिए क्या होगा, 3 - 2 करोगे 1, ठीक है, 1 हो गया। 1 मतलब क्या, कौन से उसमें करेगा, डिस्प्लेस किधर कर सकता है हिंज में, हिंज में खाली डिस्प्लेस कर सकता है ये मोमेंट को, मोमेंट खाली डिस्प्लेस हो सकता है मोमेंट के लिए, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तीसरा आपका है रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा, रोलर सपोर्ट में होगा 3 - 1 मतलब 2। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक बेंडिंग मोमेंट, मतलब एक ही तरह से रजिस्ट कर पा सकती है ये वर्टिकल वो। तो इसके मतलब डिग्री ऑफ ये आपका फ्रीडम था, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेसी किसको बोलते हैं, इनडिटरमिनेसी देखते हैं कि किसको क्या होता है इनडिटरमिनेसी। अभी तक आपने देखा कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, फिर आपने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, अगर मैं कह दूं कि किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मतलब क्या है कि किसी एक डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाएगा कि या किसी एक मोड में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर फिक्स तो मान लो 1 है, तो इसके मतलब क्या है, हिंज है, क्योंकि एक मोड में डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है, किस मोड में डिस्प्लेस होता है, इसमें मूवमेंट वाले बेंड हो सकता है, ठीक है ना, बेंड वाले मोड में डिस्प्लेस हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट नहीं कर पाता है, मेन चीज है रजिस्ट करना, तो मतलब एक मोड ये रजिस्ट नहीं कर पाता है, कौन सा मोड, बेंडिंग मोमेंट। रोलर कौन कौन सा मोड रजिस्ट नहीं कर पाता है,
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें हम, क्या होता है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोलते हैं और डिग्री ऑफ रिडंडेंसी को बोलते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, क्लियर है। ये देखते क्या होता है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है कि नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिटरमाइनिंग, यही सिंपल सा है। जैसे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है इट रिक्वायर नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर हाउ मेनी, तो हाउ मेनी जो जवाब आएगा वो हाउ मेनी क्या होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। मानो मैं कह दूं कि 2 डिग्री से ये इंडिटरमिनेट है, मतलब नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 डिग्री से इसको बोल दोगे कि स्टैटिक इंडिटरमिनेट है या इंडिटरमिनेसी इसकी है 2 डिग्री। 2 नंबर ऑफ अननोन्स को यहाँ जो एडिशनल होंगे उसको बोलते हैं डिग्री, तो 2 डिग्री से। 2 डिग्री क्यों बोलते हैं, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी का डिग्री ही बोलते हैं कि 2 डिग्री। जैसे कि अभी कहेंगे अगर 2 डिग्री से रिडंडेंट है तो बोलते हैं 2 डिग्री से रिडंडेंट है, मतलब उसमें इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर 0 डिग्री से इंडिटरमिनेट है तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। 0 डिग्री से इनडिटरमिनेट होना मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड क्या है, वो है 0। तो 0 अगर रिक्वायर्ड है तो मतलब वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही काम चल जाएगा अपना। तो अभी क्या है कि अभी हमारे पास है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। ये कैसे निकालते हैं, तो ये सिंपल सा पहले मैं बता दूं कि ये निकालते हैं हमारा m माइनस 2j माइनस 3, ये आपका है डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। ये आपका डिग्री ऑफ रिडंडेंसी है m माइनस 2j माइनस 3, और एक आपका है डिग्री ऑफ रिडंडेंसी जो है। तो सिंपल पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक, अगर SI की बात करें तो होता है, ये होता है r माइनस ई। r मैं लिख देता हूं कि वेयर r है हमारा नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शन, नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शन इन सपोर्ट, और आपका ई आपका क्या है, ई आपका है नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये तो आपका है R और E। तो R माइनस E, इससे क्या होता है कि इससे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या कितने डिग्री से डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट है ये हमें पता लगा लेते हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल मानिए जो हम ले लेते हैं ये वाला, ये एग्जाम्पल है। इसमें मैं आपसे कह दूं कि पता लगाइए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ये है A B C D। तो इसको आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं अभी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आगे वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा इसको कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी कितनी होगी, क्या होगी, है कि नहीं है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट, ये प्रॉब्लम की बात है और प्रॉब्लम आप अगले उसमें सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करा रहे हैं कि होता क्या है। तो हम क्या है, हमने क्या कहा कि हमने जो हम निकालते हैं जो स्टैटिक इंडिटरमिनेट होता है R माइनस ई। R क्या होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शन। जैसे अवेलेबल रिएक्शन क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन मैंने अभी बताया था, यहाँ पे मिटा दिया मैंने, तो बताया था फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं, 3। कौन कौन से, V H और M, तीनों होता है रिएक्शन। V क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट, तीनों अलग अलग है ना रिस्पेक्टिवली।
तो अगर मानो कि फिक्स सपोर्ट है कोई एक, तो वहाँ पे रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे रिएक्शन कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे रिएक्शन कितने होंगे, 3 होंगे। तो टोटल रिएक्शन कितने होंगे, 6 होगा। मतलब हमारे पास 6 अवेलेबल रिएक्शन है सपोर्ट में, ठीक। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन कितने होते हैं, ये तो आपको पता है कि 3 होते हैं, V, M और H। समीशन ऑफ V, समीशन ऑफ H, समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ द मेंबर। तो ये 3 है और ये 6 है। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 हो गया। तो इसके मतलब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है, 3 है। मतलब क्या है कि वो 3 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। बात यही हो गई ना, बात क्लियर है कि ये 3 डिग्री से आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो यही बात है कि डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, तो इसको क्या बोलोगे, इसको आप, ये 3 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, कोई भी आपसे कहेगा कि ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर है, क्या कहोगे इसको, इसको बोलोगे रिडंडेंट स्ट्रक्चर। अब अगर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि इसमें कुछ डिग्री से ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर कितने टाइप के, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, और भी स्ट्रक्चर होंगे, डायमेंशन वाइज स्ट्रक्चर होंगे, प्लेन स्ट्रक्चर होगा, मिक्स स्ट्रक्चर होगा, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप धीरे धीरे प्रॉब्लम देखोगे आपको खुद समझ में आएगा प्लेन स्ट्रक्चर क्या होगा, मिक्स स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद से अगर डायमेंशन की बात करें, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो कोई उसमें फ्रेम होगा, ठीक है, कोई प्लेन होगा, कोई 3D फ्रेम होगा। जैसे एक कमरे का है, एक रूम है, रूम में आप क्लासरूम में बैठते हो तो क्लासरूम में आपका चार इसमें कॉलम है, उसके बाद उसको बीम से इंटरकनेक्टेड है, तो 3D स्ट्रक्चर है। उसी तरह 2D स्ट्रक्चर होगा, 1D स्ट्रक्चर होगा। तो उसी तरह स्ट्रक्चर हो गया इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन, 5 डायमेंशन के उसमें देखा जाए इन द टर्म ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग हमारे पास वो है। तो मेन इसी था, हमको इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। आगे और भी जितने भी वीडियो आप देखोगे तो उस वीडियो में आप क्या हो जाएगा कि उस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये हमने बता दिया कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की ही एनालिसिस अभी आपको करनी है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पता कैसे लगाते हैं, जब उसकी डिग्री ऑफ रिडंडेंसी 0 है तो आप समझ जाओ कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब कि जब अवेलेबल जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जब वो सफिशिएंट हो जो अननोन्स है उसको फाइंड करने के लिए, तो उसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तरीका क्या है वो भी मैंने बता दिया। आगे वाले वीडियो में और भी जो फ्रेम वगैरह होते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे ये प्लेन के लिए अलग अलग उसके फार्मूले हैं। उसका क्या होता है, डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी और एक्सटर्नल रिडंडेंसी, या स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी होती है, फिर टोटल इंडिटर्मिनेसी होती है। तो एक इंडिटर्मिनेसी है कि जो डिपेंड करता है रिएक्शन और अवेलेबल स्टैटिक इक्वेशन पे। एक होता है हमारा डिपेंड करता है कि मेंबर्स कितने हैं, ज्वाइंट कितने हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर मानिए कि नंबर्स ऑफ वेरिएबल आपको ढूंढने हैं, अननोन आपको ढूंढने हैं, तो अननोन ढूंढने का मतलब क्या है कि आप अगर नंबर ऑफ ज्वाइंट ज्यादा है तो इसके मतलब ज्यादा अननोन होंगे, और नंबर ऑफ सपोर्ट उसमें ज्यादा है तो ज्यादा उसमें अननोन होंगे, तो ज्यादा आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसके मतलब जो है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ये डिपेंड किस पे करता है, ये जितना डिपेंड करता है रिएक्शन और इक्वेशन पे डिपेंड करता है, उतना ये डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ ज्वाइंट पे। तो ये होता है कि इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ ज्वाइंट जब बात करोगे तो उसमें भी क्या होता है कि उसके लिए भी जब 3D स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें ज्वाइंट आएगा और नंबर ऑफ मेंबर भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हमारी वहां पे अकॉर्डिंग टू होगी नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो जो टोटल इंडिटर्मिनेसी हो जाती है वो एक तो होती है एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। तो टोटल इंडिटर्मिनेसी दोनों निकालते हैं तो जो आंसर आता है उसको आप बोलते हैं कि इतने डिग्री से वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। मतलब उसकी डिग्री ऑफ रिडंडेंसी जो है वो है मान लो x डिग्री या y डिग्री, जितना भी होगा काउंट, तो इसके मतलब वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आगे वाले वीडियो में इसको फर्दर जब प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ मेथड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।